my dear children, how are you all? Hope you all are doing good. बस अब कुछ चंद दिन ही बच गए हैं एग्जाम्स के लिए. एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रेशर है. पता नहीं पेपर कब आएगा. एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं. आप लोगों में से कई बच्चों ने तो एडमिट कार्ड्स रिसीव भी कर लिए होंगे और कुछ लोग अभी रिसीव करने जाएंगे. एक्साइटमेंट है, एंजाइटी है, समझ नहीं आ रहा है. इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे एक्साइटमेंट है, एंजाइटी है, समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे कवर करें. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. आपने साल भर मेहनत की है, साल भर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है तो सिर्फ अपने टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करने की. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास वेयर आई एम योर मेंटर हु इज गोइंग टू हेल्प यू विद द क्विक रिविजन ऑफ योर पोएट्री सेक्शन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट लाइट. आपको पता ही होगा इस सीरीज के दौरान हम आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स और पोएम्स को दोबारा एक क्विक रिविजन सेशन के दौरान समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये वीडियोस डिटेल्ड वीडियोस नहीं है. इसमें हम पोएम की रीडिंग नहीं कर रहे हैं या चैप्टर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं. हम चैप्टर या फिर पोएम के कंटेंट को समराइज्ड वे में समझ रहे हैं. एंड this is only so that we memorize quickly that what all we have covered during the academic session and what all we need to remember when we sit to attempt our question paper. So, are you ready to revise another poetry? Let's start with another poem from the poetry section of your textbook First Flight, and today we are going to discuss a relatable poem that is Amanda. आप सभी इस वक्त अपने टीनेज से गुजर रहे हैं और अमांदा भी एक ऐसी ही यंग गर्ल है जो अपने टीनेज या एडोलसेंस पीरियड से गुजर रही है. शी इज अ यंग गर्ल who has different kinds of mood. She is experiencing too many things at one go, and her mother is constantly nagging her for completing daily tasks, for being sloppy and whatnot. And Amanda, she is not at all happy. Why she is not at all happy? Because she does not like this constant nagging. जैसे आप लोगों को जब आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बार बार कोई काम करने के लिए बोलते हैं, रिपीटेशन के साथ बार बार कुछ याद दिलाते हैं, आप भी थोड़ा इरिटेटेड फील करते हो. आपको लगता है हम बड़े हो चुके हैं, हमें क्यों समझाया जा रहा है. लेकिन बड़ों के लिए तो आप बच्चे ही हो. अमांदा की मम्मी भी बिल्कुल चाहती हैं कि वो एक अच्छी बच्ची बने ताकि उसका फ्यूचर ब्राइटर हो. उनके हिसाब से अमांदा भी समझदार नहीं है. शी इज नॉट हैप्पी विद हर मदर्स कॉन्स्टेंट nagging. She has some habits which are not proper for herself, like she keeps on biting her nails, she's always slouching. These all things her mother doesn't like. She constantly tries to correct her, but Amanda takes it in a different way. She feels that her mother is after her life, and that is why she starts imagining herself into an imaginary world. वो एक अपने मन में एक इमेजिनेशन का वर्ल्ड क्रिएट कर लेती है जहां वो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खुद को रिलेट करती है. जैसे वो कभी सोचती है कि काश वो एक मरमेड बन जाए और मरमेड की तरह किसी समुद्री नगर में खो जाए जहां पर वो आराम से रह सके, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे. कभी उसे लगता है कि क्यों ना वो एक अनाथ बच्ची की तरह, एक बेगर या भिखारी की तरह बन जाए, एक ऑर्फन चाइल्ड का जीवन जिए जहां वो सड़कों पे घूमेगी फिरेगी लेकिन कोई भी उसे रोक टोक नहीं करेगा. फिर उसे फेरी टेल्स पढ़ते हुए एक और कैरेक्टर याद आता है. वो सोचती है क्यों ना मैं रापुंजल बन जाऊं जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे. उसको लगता है रापुंजल की तरह मैं भी किसी ऊंचे टावर में कैद हो जाऊंगी और वहां अपनी एक शांति भरी दुनिया बसाऊंगी और मैं रापुंजल की तरह बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगी. रापुंजल ने तो टावर से एस्केप करने के लिए अपने लंबे बालों को वहां से नीचे गिरा दिया था ताकि उसके थ्रू लोग उस तक पहुंच सके. पर अमांदा का मानना है वो बिल्कुल रैपुंजल की तरह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि कोई उसे उस टावर में आकर डिस्टर्ब कर सके. शी वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन सो दैट शी कैन एंजॉय हर लाइफ पीसफुली. सो दिस पर्टिकुलर पोएम has been used to depict the conflict between childhood innocence and strict parental control. जब बच्चे छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं, तो उनकी बहुत सारी कल्पनाएं होती है, बहुत सारा इमेजिनेशन होता है. आप भी बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स, सभी लोग आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं. हमें लगता है कि वो हमें टोक रहे हैं. आपको भी लग ही रहा होगा कि हमेशा ही टोकते रहते हैं, लेकिन वो जो भी कह रहे हैं वो एक्चुअली आपके भले के लिए कह रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस पोएम. समरी में आपको याद आ गया होगा कि पोएम किस बारे में थी. अब देखते हैं कि हमें किन चीज़ों में फोकस करना है. जैसा कि मैंने बताया कि द फोकस इज ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स नीड फॉर फ्रीडम. द चाइल्ड वांट्स अ फ्री setup where she is free to do whatever she feels like, but she is not getting that. And parental expectation. Parents have too many expectations from the child. They want the child to grow and act according to their desires, but that doesn't happen always. Amanda's imaginary escapes are mentioned in the poem. You should remember about that. We have just now discussed that she aspires to be a mermaid and escape. She wants to be Rapunzel and live a peaceful life in a tower where nobody can reach her out. As a coping mechanism, the speaker's nagging tone and literary devices like imagery and repetition highlighting the themes of growing up, discipline and stifled creativity.
with a central focus on back and forth dialogue between real instructions and dream world reactions, कि उसकी मम्मी रियलिटी में उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और अमांदा अपने इमेजिनेशन में, अपनी जो सपनों की दुनिया है उसमें क्या रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इस चीज पर आपको फोकस करना है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द की थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स, these are the things that you need to keep in your mind when you revise this poem. First is freedom versus discipline. The central conflict of the poem is that Amanda wants to be left out free. She doesn't want to be dictated. She wants to live her life in her own way. But that cannot be possible because she is still a child and her parents are trying consistently to make her a better human being. They are constantly nagging. Especially her mother is always pointing her out. That is a conflict that you can clearly see when you read the poem. Imagination as escape. To escape from her real situation and from this constant nagging, she tries to escape. And how does she escape? She creates her own imaginary world. See, Amanda doesn't want this constant nagging and that is the reason she wants to escape this situation every time she is pointed out. जब भी उसको कोई रोकता टोकता है वो वहां से बाहर निकलना चाहती है, उस सिचुएशन से दूर जाना चाहती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर फिजिकली, सो शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग. वो इमेजिनेशन में अपना एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर रही है जहां पर वो खुद को अलग अलग क्रिएचर्स, अलग अलग लोगों के साथ कंपेयर कर रही है. अमांदा यूजेस हर फैंटेसीज लाइक मरमेड, ऑर्फन एंड रैपुंजल टू फ्ली nagging parents. Then you also need to focus on the theme of parental control. The speaker, that is assumed to be the mother, constantly instructs making Amanda feel controlled and nobody likes to be controlled. किसी को भी पसंद नहीं है और वो तो टीनेज गर्ल है, आपको भी पसंद नहीं है. The same thing happens with Amanda also. Last but not the least comes the concept of growing up. The poem explores the pressure and loss of childhood freedom during adolescence. ये जो adolescence वाला पीरियड है, टीनेज वाला पीरियड है, इस टाइम पे सब अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, पर इन रियलिटी अभी हम इतने बड़े होते नहीं हैं. कई जगहों पे हमें राइट और रॉन्ग में डिसाइड करना डिफिकल्ट लगने लगता है. इनफैक्ट हो भी सकता है कि हम गलत डिसीजंस ले लें. दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट अ चाइल्ड इज डूइंग एंड नॉट डूइंग. Parents and teachers are the guiding light. They always are our well-wishers. So that is the reason they are always after us, trying to teach what to do and what not to do. लेकिन यहीं पे confusion create होता है क्योंकि बच्चा आमतौर पे खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगता है और पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चे को उस पर पूरी तरह से छोड़ दिया तो कहीं ना कुछ गलती हो सकती है. तो इस चीज़ के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. कहाँ रोकना है, कहाँ टोकना है और कहाँ हमें बात को मानना है या किस बात को हम टाल सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर पीरियड, the adolescence period, is a crucial period of a person's life. It shapes our character, our personality, and what kind of person we are going to become in future. So these are the key concepts that you need to remember when you are attempting the answers related to this particular poem. Now let's go through some important questions and important topics that can come in our question paper. Who is the speaker in the poem and what is their tone towards Amanda? See, the speaker is likely to be the mother. She is constantly nagging Amanda. She is scolding her for not listening. Then she is commanding, but stems from a desire for good behavior. She wants a good behavior from Amanda. All this nagging, scolding is just to bring improvements in Amanda and her overall personality. Why are stanza 2, 4 and 6 in parentheses? This is because the poet wants to show Amanda's inner thoughts, reactions, contrasting with the outer instructions. अभी हमने की कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था ना कि अमांदा बेसिकली रियल वर्ल्ड को एस्केप तो नहीं कर सकती, पर उसने अपने माइंड में एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है जहां वो खुद को अलग अलग तरह के लोगों से तुलना कर रही है या इमेजिन कर रही है. तो यहाँ पर इसीलिए अमांदा के जो इनर थॉट्स हैं या उसके जो रिएक्शंस हैं और जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें क्लैरिटी शो करने के लिए ही इन स्टैंजाज में पैरेंथेसिस का यूज किया है. व्हाट डू अमांदास इमेजिनरी रोल्स सिंबलाइज? 3 तरह के इमेजिनेशन करती है. वन इज मरमेड, वन इज ऑर्फन एंड रैपुंजल. ऑल दीज 3 somewhere show her desire to get out of her current situation. She wants to be free. उसे ऐसा लग रहा है जैसे घर में उसको किसी ने कैद कर दिया है. उसका अपना ही घर उसके लिए जेल बनता जा रहा है. As a child, she thinks that she is not living a happy and peaceful life. People are after her every now and then, and that's why she wants to escape such kind of a situation. So desire for freedom, peace, escape from restrictions, escape from being controlled. These are the things you need to keep in mind when you answer this question. How does the poem use imagery, emerald sea, tower to contrast reality and fantasy? Reality और fantasy के बीच में contrast करते हुए imagery को किस तरह से use किया है poet ने?
सी अमांदा जिस जिस कैरेक्टर को विजुअलाइज कर रही है, जिन भी कैरेक्टर्स में वो ढलना चाहती है, उनके साथ एसोसिएटेड एरियाज को भी पोइट ने बहुत अच्छे से यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो मरमेड बनने का डिजायर शो कर रही है, शी वॉन्ट्स टू एस्केप इनटू द एमरल्ड सी। क्यों? ताकि उसे वहां पर कोई ना पकड़ सके, वो वहां पर पीसफुल लाइफ जी सके। जैसे एक मरमेड अपने मन से इधर उधर कहीं पे भी जा सकती है, वैसे ही अमांदा ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। She doesn't want to be controlled by anyone. In the same manner, when she assumes herself as Rapunzel, जब वो अपने आप को Rapunzel की तरह सोच रही है, तब वो खुद को इमेजिन कर रही है टावर में, जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहां तक कि वो ये भी कहती है कि वो Rapunzel की तरह मिस्टेक नहीं करेगी। क्या मिस्टेक नहीं करेगी? Rapunzel ने तो अपने बाल टावर से नीचे गिराए थे ताकि उनके सहारे क्लाइंब करके उसे वहां से कोई बचा सके। But Amanda does not want to get freed from the tower. She is happy to lead a peaceful life inside the tower. She doesn't want anybody to enter inside the tower. This clearly shows that she wants calm freedom versus a restricted life. The life which she is leading right now is full of restrictions. She is being controlled by her parents, which is quite obvious. But as a child, she doesn't want that. She wants to escape that and she wants to attain freedom. What is the central message or theme of Amanda? यहाँ पर जो पोएम हमने पढ़ी अमांदा, इसका सेंट्रल मैसेज या थीम क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग। ये जो डांट है ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा नहीं। इसी तरह से हर बात को जिद में आकर या गुस्से में आकर टालना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे बड़े हमसे कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस ही हमारे साथ शेयर किया होगा, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स एंड बच्चों दोनों में ये बैलेंस होना चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग डिसिप्लिन विद नर्चरिंग अ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। येस, इट इज़ डेफिनेट दैट पेरेंट्स विल ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बिकम द बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन बींग्स. But if constantly nagging is done, then the child sometimes may feel left out. He might feel irritated. Like Amanda, this young girl, she also starts getting irritated. She wants to leave her house. She starts dreaming imaginary characters just to escape this situation of hers. So that is why it is very important that there is a balance. What literary devices are prominent? If you read the poem, you must have come across certain literary devices. Imagery is the first one. Then metaphor, repetition is there, and contrast is also there. So all these four literary devices you need to keep in your mind. Why does Amanda want to be an orphan or Rapunzel? क्यों चाहती है वो? अगेन हम उसी सेम पॉइंट पे वापस आ गए। ये उसके इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ वो अपने आप को एसोसिएट करना चाहती है, वो उनकी तरह बनना चाहती है। जस्ट टू लिव अ लाइफ विदाउट कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कॉन्स्टेंट kind of reminders. She does not want anybody to visit her. She wants to be left out alone and lead a peaceful life. उसको शांति चाहिए। उसे लगता है हर कोई, स्पेशली उसके पेरेंट्स, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मम्मी हर टाइम उसको रोकती टोकती रहती है और ये रोक टोक उसे अच्छी नहीं लग रही है। एंड दैट इज द रीजन शी हैज स्टार्टेड इमेजिनिंग herself in different characters because this gives a moment of escape. Through these imaginary characters, she tries to escape from the real world. Now, see when you answer, things which you need to remember. Speaker's tone, that is very authoritative, corrective and nagging, right? Every time her mother is giving her dialogue, that is either to control her or she is nagging her or she is reminding her of something. So this constant nagging shows her authoritative behavior. Amanda's mood, she is moody and sulky. She doesn't want to act as per her mother's instructions. She is not at all happy. She wants to escape. So all these things you need to remember. Message, adults often crush a child's imaginative world with demands highlighting the need for balance. At times, as adults, we need to understand a child, the needs of the child, and we should give them a little bit of space. Definitely, we should monitor them. We should make them understand what is right or wrong. But if the adults keep on constantly nagging or they try to control the child's behavior every time, then the same case happens like we just read about Amanda. The child feels left out. The child feels too much controlled and they try to be free from that situation. They try to escape that situation and they start behaving in a sulky or moody way. I hope children you have understood the poem वेरी क्लियरली। आपको याद आ गया होगा कि क्लास में हमने इस पोएम को जब रीड किया था तो क्या क्या चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी, और आज के इस रिविजन के बाद आई एम श्योर दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। फिर से मैं एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, यहाँ हम हर एक आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। वी डोंट हैव टाइम लेफ्ट। आप ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर रहे हैं सो दैट व्हेन वी राइट द आंसर्स वी डू नॉट फॉरगेट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डू नॉट टेंड टू लूज मार्क्स। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। लास्ट मोमेंट रिविजन है, अभी भी आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। साल भर आपने मेहनत की है, अब
टाइम आ गया है कि इस मेहनत को आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें आंसर्स के फॉर्म में, ताकि जब रिजल्ट आए तो आप खुश हो सके एंड यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड. So keep on practicing, keep on learning, because the countdown has already started. All the best.